हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों की नीट की तैयारी कैसे चल रही है, कहाँ पे आप लोग डाउट्स फेस कर रहे हो, क्या आपको प्रॉब्लमैटिक लग रही है। तो हमने वो चैप्टर उठाया था आपके नीट के रिवीजन के लिए, जो चैप्टर मुझे लगता है और सारे बच्चों को भी इतने साल के एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है, विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स। भले ही ये चैप्टर आप 2 ग्रेड में रिपीट करते हो, एक बार 11th में रिपीट करते हो, एक बार 12th में रिपीट करते हो, 2 अलग-अलग सब्जेक्ट्स में रिपीट करते हो, 2 अलग-अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, बायो वाले से पढ़ते हो, केमिस्ट्री वाले से पढ़ते हो, फिर भी आप इस चैप्टर में जो है महसूस करते हो दिक्कत, है ना? अब क्योंकि आप इस चैप्टर में दिक्कत महसूस करते हो, तो इस वजह से हमने इस चैप्टर को उठाया था। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर लिया था, हमने लिपिड्स कंप्लीट कर लिया था। 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो जो बच्चों ने ये 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप पुराने वीडियो में जाओ और उसको देख लो, है ना? अगर आप उस वीडियो में जाओगे और उसको देखोगे तो उससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा कि आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी और आप फर्दर जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आप बिल्कुल ही तैयार हो जाओगे। ठीक है जी? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ लिपिड्स, है ना? तो लिपिड से स्टार्ट करने से पहले, है ना, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने नीट वाले फ्रेंड्स तक इसको पहुंचा सके, ताकि उनकी भी नीट की एग्जाम अच्छी हो, है ना? तो इस वजह से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर वेरी नाइस वीडियोस, है ना? चलो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद लिपिड्स। लिपिड्स जो है उसको हम कह रहे हैं दे आर नॉट पॉलीमर्स। किस रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं इनटू आवर प्रीवियस लेक्चर, जहां पे हमने पढ़ा था कि हमने कोई भी अगर बायोमोलिक्यूल्स का केमिकल एनालिसिस करना होता था तो हम क्या लेते थे, हम एक मोटर लेते थे, एक पेसल लेते थे, अपने कोई भी लिविंग टिश्यू को उसमें डालते थे, उसको ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड में घोटते थे एंड देन वी यूज टू स्ट्रेन इट, है ना? जब हम उसको स्ट्रेन करते थे हमें 2 फ्रैक्शंस मिलता था, एक ऊपर वाला फ्रैक्शन, एक नीचे वाला फ्रैक्शन। ऊपर वाला फ्रैक्शन जो फंस जाता था यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट है बड़ा, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बड़ा है, अबव 1000 डाल्टन। जो नीचे वाला फ्रैक्शन था उसका मॉलिक्यूलर वेट था कम, यानी वो था बिलो 1000 डाल्टन। अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी के लाइनों के हिसाब से 18 to 800 डाल्टन उसका है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब उस फ्रैक्शन में लिपिड्स को आइडियली होना चाहिए नीचे वाले फ्रैक्शन में, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट है कम, लेकिन वो मिलते हैं ऊपर वाले फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है माइसेली। ठीक है, अब माइसेली क्या होता था, है ना? माइसेली हमें पता होना चाहिए, माइसेली क्या होता था और क्यों बनता था। माइसेली इसलिए बनता था क्योंकि लिपिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिखता है, और उसमें क्या होता है, एक पोलार हेड होता है ना? एक हमें मिल जाता है पोलार हेड, और उसके नीचे हमें क्या मिल जाता है, नॉन पोलार टेल। ठीक है, तो हमें 2 चीजें मिल रही हैं, एक मिल रहा है पोलार हेड, एक मिल रहा है नॉन पोलार टेल। जो पोलार हेड है, अब क्योंकि वो वाटर लविंग है, पोलैरिटी यानी वाटर लविंग, है ना? तो यहाँ पे हमारा जो पोलार हेड है वो क्या है, वाटर लविंग। तो अब नॉन पोलार टेल क्या हुआ, वाटर फियरिंग या फिर वाटर हेटिंग। तो उसको क्या करना है, उसको पानी से बचना है, पोलार हेड को पानी के साथ रहना है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं कुछ ऐसा, जहां पे हेड्स जो हैं वो बाहर की तरफ ऐसे अपना मुंह बना के रख रहे हैं, और टेल्स को हम क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ ऐसे पुश कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, एक ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर। अब ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। अब क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में, इस वजह से जब हम इसकी स्ट्रेनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तब वो कहाँ रह जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है जी, चलिए, दैट्स द रीजन व्हाई लिपिड्स आर फाउंड इन द मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिपिड्स को हम क्या लिख रहे हैं कि दे आर फाउंड इन मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन, है ना? मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में हमको वो मिलते हैं, लेकिन आइडियली वो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो अगर आपसे उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, 18 to 800 डाल्टन, अबव 1000 लिखोगे, मार्क्स हो जाएंगे कट, -1 हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था, एनसीईआरटी के लाइनों में ये लिखा है बेटा, आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन। चलो, अब हम आ रहे हैं टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, है ना? लिपिड्स को जो है हम क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो कैटेगरी है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, यहाँ पे मेनली किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। इसका स्ट्रक्चर जो है आपका एक एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर वाला पेज आता है ना? वो स्ट्रक्चर वाला पेज मैं यहाँ पे डाल दूंगी। तो आपका जो एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर वाला पेज आता है, वो स्ट्रक्चर वाले पेज में आपको दिखेगा ट्राइग्लिसराइड।
ठीक है, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आपको करना है प्रैक्टिस। अगर आप इस ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर को देखते हो तो उसमें आपको क्या-क्या दिखता है? उसमें आपको दिखता है ग्लिसरॉल, है ना? जो कि एक अल्कोहल है और उसके अलावा आपको दिखते हैं 3 फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या है? लॉन्ग चेन्स ऑफ मीथेन, है ना? मीथेन अटैच है, CH3 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 मल्टीपल CH3, लास्ट में एक COOH रहेगा टू डिपिक्टिंग द एसिड ग्रुप, है ना? तो हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है? एक 3 कार्बन का अल्कोहल है। वैसे तो दूसरे अल्कोहल्स भी हम यूज कर सकते हैं, है ना? जैसे कि आपने स्फिंगोलिपिड्स वगैरह अगर सुना हो तो पता नहीं मुझे। तो स्फिंगोसिन भी एक अल्कोहल होता है बट क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है सो वी स्टिक टू ग्लिसरॉल, है ना? तो सिलेबस के हिसाब से ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन वाला अल्कोहल जिसके हर एक कार्बन के साथ हम क्या कर रहे हैं? अलग-अलग फैटी एसिड ग्रुप्स अटैच कर रहे हैं एंड उसको जोड़ रहे हैं विद अ काइंड ऑफ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स में क्या होता है कि बेस्ड ऑन कि उनका चेन कैसा है, उन चेन में बॉन्ड्स कैसे हैं, हम फैटी एसिड्स को ब्रेक कर सकते हैं इनटू 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स बेस्ड ऑन कि उनके बॉन्ड्स कैसे। इसमें आप देख सकते हो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक है हमारा सैचुरेटेड फैट, एक है हमारा अनसैचुरेटेड फैट। इन केस ऑफ सैचुरेटेड फैट हम क्या देखते हैं कि उनमें बस लॉन्ग 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 चेन्स है और उनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो सारे सिंगल बॉन्ड्स है, उनमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो डबल बॉन्ड्स आर सीन। ये जो फैट्स होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि आपके घी बटर ये सब चीजें जो है रूम टेम्परेचर में आप देखते हो कि वो सॉलिड होते हैं, जैसे कि डालडा वगैरह भी जिसमें जलेबियां वगैरह तलते हैं, तो ये चीजों में भी हम देखते हैं कि ये जो है ये सैचुरेटेड फैट होते हैं। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैट हम क्या देखते हैं कि इसमें 1 और मोर डबल बॉन्ड हो सकता है। ये क्या होते हैं? ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, है ना? जैसे कि ऑयल्स वगैरह जितने भी ऑयल्स हम यूज कर सकते हैं ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। अब हम आ रहे हैं टू अनदर टाइप ऑफ फैट जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे अबाउट फॉस्फोलिपिड्स, है ना? तो फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास ग्लिसरॉल है, हमारे पास फैटी एसिड है एंड जो हमारा थर्ड कार्बन है ऑफ द अल्कोहल, उस थर्ड कार्बन में आप क्या देखते हो कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है उसके साथ अटैच्ड है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जस्ट स्कीमेटिक, है ना? तो ये हमारा थर्ड कार्बन है। इस थर्ड कार्बन के साथ आपको क्या दिखेगा कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है उसके साथ अटैच्ड है। क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? पूरे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं यानी कंप्लीटली अगर पूरे लिपिड्स की आप बात करो दे आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मतलब क्या है कि दे आर हाइड्रोफिलिक एज वेल एज दे आर हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर लविंग वाटर हेटिंग दोनों ये प्रॉपर्टीज उनमें है, इसी वजह से हम उनको क्या कह रहे हैं? हम उनको कह रहे हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद हम आ रहे हैं टू स्टेरॉइड्स, है ना? स्टेरॉइड्स जो है, स्टेरॉइड का सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? स्टेरॉइड का सबसे फेमस एग्जांपल है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पे एक 4 रिंग्ड स्टीरेन स्ट्रक्चर जो है अगेन आपको एनसीईआरटी के जो आपका फॉर्मूला वाला पेज है उसमें आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मूले वाले पेज में आपको ये डायग्राम जो है जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि उसमें कितने कार्बन होते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, 17 कार्बन, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है, यू हैव टू रिवाइज इट, इफ यू आर नॉट अवेयर रिवाइज इट। हम यहाँ पे जस्ट ब्रश अप कर रहे हैं एंड देन यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो स्टीरॉइड्स है, यहाँ पे 4 रिंग स्टीरेन स्ट्रक्चर है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल है। इसके कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th है उसके साथ भी हम कोरिलेट कर सकते हैं इसको कि स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स एंड प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स। तो स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स में हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोजन, हमारे पास आ जाता है प्रोजेस्टेरोन, हमारे पास आ जाता है टेस्टोस्टेरोन, हमारे पास आ जाता है कॉर्टिसोल। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है बाइल एसिड्स एंड विटामिन डी। ये सब भी क्या है? ये सब भी कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स है। अब हम आ रहे हैं टू फोर्थ पार्ट जहां पे हम बात कर रहे हैं अबाउट वैक्सेस। सो वैक्सेस क्या है? ये क्या है? ये है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स इनमें होते हैं। ये दोनों को साथ में हम क्लब अगर करते हैं तो इसको हम वैक्स कहते हैं। हाईली वाटरप्रूफ नेचर के होते हैं। बहुत सारे वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ वैक्सेस आर अवेलेबल, आप कुछ भी देख सकते हो।
है ना, जैसे कि बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स, क्यूटिकल वैक्स, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। इसके बाद हम आ रहे हैं टू फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के फंक्शंस ढेर सारे हैं। एक है उसका एनर्जी स्टोरेज, उनका फंक्शन है। इसके अलावा उनके पास है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन, हार्मोन सिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब क्या है, लिपिड सोल्यूबल विटामिन। ये सब आपको पहले से ही पता है, लिपिड सोल्यूबल एंड अदर वाटर सोल्यूबल, है ना। ए, डी, ई, के अलावा जो भी होते हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स एंटायरली, B1, B2, B3, B4, B5, ये सारे B12 तक, ये सारे क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। बट अदर देन दीज टू विटामिन ए, डी, ई एंड के विटामिन क्या है, ये है आपके फैट सोल्यूबल। ये आपको याद करना ही है, ये आपकी केमिस्ट्री वाले पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में भी है। चलिए अब हम आ रहे हैं टू न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में मेनली हम बात करेंगे अबाउट डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड्स का फंक्शन क्या है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। न्यूक्लिक एसिड को हम ऐसा कह रहे हैं, जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, यानी इसमें आपके जितने भी जीन्स हैं वो एनकोडेड हैं, आपकी कैरेक्टर्स एनकोडेड हैं, जो भी फिनोटिपिकली आप दिख रहे हो दैट इज ऑल एनकोडेड इन योर जेनेटिक कोड, यानी हम बात करें अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब अगर आप न्यूक्लियोटाइड को देखते हो, आपके पास वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं, बट फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड। तो इस रेस्पेक्ट में क्या हम न्यूक्लिक एसिड को होमोपॉलीमर कहेंगे या हम हेटेरोपॉलीमर कहेंगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर न्यूक्लिक एसिड्स होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर, है ना। अगर आप सिर्फ वर्ड के हिसाब से जाओ कि सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का ही वो लॉन्ग चेन है, तो आपके दिमाग में है अरे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स ही तो है यानी होमोपॉलीमर, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक न्यूक्लियोटाइड बना है विद अ डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस। कभी एडेनिन है, कभी गुआनिन है, कभी साइटोसिन है, कभी थाइमीन है। तो यानी हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो अलग है। इसी वजह से न्यूक्लिक एसिड्स आर व्हाट, न्यूक्लिक एसिड्स आर हेटेरोपॉलीमर्स, है ना। वो क्या है, हेटेरोपॉलीमर्स है, क्योंकि सारे न्यूक्लियोटाइड्स अपने अलग हैं। चलिए कंपोनेंट्स को हमें पता है, ये 3 कंपोनेंट्स है। एक है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, एक है हमारे पास पेंटोज शुगर, एक है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड जिसे हम जोड़ रहे हैं, उनके बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच में बन रहा है 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोड डाइएस्टर बॉन्ड। 3 प्राइम 5 प्राइम, प्राइम लिखा है हमने, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर। शुगर के साथ ये बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि बेस में हम प्राइम नहीं लगाते हैं, बेस में हम जस्ट नॉर्मल 1 2 3 4 5 की नंबरिंग कर देते हैं, बट शुगर में हम प्राइम लगाते हैं टू डेपिक्ट की बेस और आपका जो शुगर है उसकी नंबरिंग अलग अलग है, सो वी कैन रेफर टू इट डिफरेंटली। ठीक है जी। चलो तो हमारे हैं जो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ये बहुत ही सिंपल है, ये जस्ट आपके लिए रिवीजन है, क्योंकि आप बायो में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी इसके बारे में एक बार और पढ़ते हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में आपके पास है प्यूरिन्स, आपके पास है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आप देखते हो कि दिस इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, इसमें आपके पास है एडेनिन, इसके बाद आपके पास है गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन बोथ आर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए बोथ, दोनों में आपको एडेनिन भी मिल जाएगा तो गुआनिन भी मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं टू पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स क्या है, ये है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, एक ही रिंग होता है पिरिमिडीन्स, है ना। तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है पिरिमिडीन्स का। इसमें आपको मिल जाएगा साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। साइटोसिन का जो प्रॉब्लम है वो सेम हैज दैट ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन, यानी वो कहां पे मिलेगा, डीएनए में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। लेकिन थाइमीन जो है वो कहां पे सिर्फ मिलेगा, सिर्फ डीएनए में मिलेगा। एंड यूरासिल कहां पे मिलेगा, ओनली इन आरएनए। यानी ये दोनों जो है ये क्या कर रहे हैं, अपना प्लेस बदल रहे हैं बेस्ड ऑन की न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं टू डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये माइन्यूट छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। डीएनए का जो शुगर है दैट इज व्हाट, डीएनए का जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है इन कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, ये एक डेराइव्ड शुगर है। डेराइव्ड यानी राइबोज से आप उसको डिराइव करते हो, उसमें कुछ तो एक चीज चेंज करते हो जिससे वो राइबोज से डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। क्या चेंज करते हो आप, 2 प्राइम OH जो पोजीशन है उसमें से आप ऑक्सीजन को हटा लेते हो, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, है ना। तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द
2' OH position. That is why ribose gets converted into deoxyribose. ठीक है जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं टू बेसिस. बेसिस में आप देख सकते हो इट्स ऑल द सेम एक्सेप्ट वन विच इज योर थाइमीन एंड यूरासिल. डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरासिल. स्ट्रैंड्स में डबल स्ट्रैंडेड होता है. आरएनए जो है वो मोस्टली हम देखते हैं कि आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. इन सर्टेन केसेस, सर्टेन प्लेसेस, सर्टेन वायरसेस यू कैन फाइंड कि आरएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड. इसके अलावा स्टेबिलिटी वाइज डीएनए इज मोर स्टेबल. व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये आपको रीजनिंग में पूछा जाता है, असर्शन एंड रीजन में, कि डीएनए जो है ये आपका डबल स्ट्रैंड है, कुछ ऐसा है. आरएनए जो है आपका सिंगल स्ट्रैंड है. डीएनए के जो बेसेस हैं वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. आरएनए का जो बेस है ये बाहर की तरफ ऐसे रहता है, उसके पास दूसरा जो साइड है वो कवर्ड नहीं है उसका, यानी इट इज कमिंग इन एक्सपोजर टू द वाटर और टू एनी काइंड ऑफ रेडिएशन, है ना. उसको एक्सपोजर बहुत इजीली मिल रहा है. एक्सपोजर अगर बहुत इजीली मिल रहा है यानी इट इज एक्सपोज टू अ हाई अमाउंट ऑफ म्यूटाजेंस देन दैट ऑफ डीएनए. नाउ सिंस इट इज एक्सपोज टू अ हाई अमाउंट ऑफ म्यूटाजेंस, दैट इज व्हाई इट कैन अंडरगो अ लॉट ऑफ म्यूटेशंस which leads to कि जो भी animals में it has RNA as its genome, what will happen? It can undergo high amount of mutations, यानी उनमें variety आपको बहुत मिलेगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका क्या है? कोविड, है ना. कोविड जो अपना आया था अभी कुछ सालों पहले, आपने सुना था कि कोविड वाज आल्सो एन आरएनए वायरस. नाउ सिंस इट वाज एन आरएनए वायरस, दैट इज व्हाई हम क्या देख रहे थे कि जितने भी एनवायरमेंटल एक्सटर्नल म्यूटाजेंस है वो कोविड को बहुत फास्ट उसमें चेंजेस पैदा कर रहे थे, इसलिए उसके हर 1-2 हफ्तों में ही हमें न्यू स्ट्रेन्स दिख रहे थे. तो जिन्होंने भी इंजेक्शन ले रखा है अगेंस्ट कोविड, है ना, तो वो तो हमने इंजेक्शन दिया था एक ही स्ट्रेन के अगेंस्ट, ठीक है. बाद में जो ये नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट अपने पास कोई इंजेक्शन नहीं है, यानी दैट इंजेक्शन वाज ओनली वैलिड फॉर अ सर्टेन स्ट्रेन. तो बाद में आप जो है आप उतने ही वल्नरेबल हो टू द न्यू स्ट्रेन्स ऑफ कोविड, है ना. तो इंजेक्शन वाज नॉट दैट फ्रूटफुल बिकॉज इट वाज एन आरएनए वायरस. अगर ये बैक्टीरियल डिजीज होता या फिर जो वायरस होता उसमें अगर डीएनए का जीनोम होता देन इट वुड हैव बीन ऑल वेल एंड गुड, है ना. चलो अब हम आ रहे हैं टू फंक्शन. फंक्शन में हम देख रहे हैं कि डीएनए का मेजर फंक्शन है टू होल्ड ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड स्टफ. इन केस ऑफ आरएनए हम देखते हैं कि ये जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. डीएनए से हम कोड करते हैं, जैसे सेंट्रल डॉग्मा आपने पढ़ा हुआ है, डीएनए से जो है ये आरएनए में ट्रांसलेट होता है, सॉरी ट्रांसक्राइब होता है, एंड देन आरएनए से ये प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है ना. तो यानी डीएनए का फंक्शन है टू कन्वर्ट इनटू आरएनए, आरएनए का फंक्शन है टू फॉर्म द प्रोटीन्स, व्हिच प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? टू रन द एंटायर ह्यूमन बॉडी. ओके, तो अब हमने जो है जितने भी हमारे डिफरेंसेस थे बिटवीन डीएनए एंड आरएनए ये हमने कंप्लीट कर लिया है. तो अब हम आ रहे हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक व्हिच इज गोइंग टू बी अबाउट शारगैफ्स रूल्स, है ना. तो शारगैफ एक साइंटिस्ट था जिसके सारे रूल्स जो है वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के अंदर ही कवर्ड है. इसको हम थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके रेलेवेंट बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो शारगैफ के रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी. चलो, तो शारगैफ के रूल्स जो हैं वो कौन से डीएनए पे मेजरली वो अप्लाई होता है? तो एक डिफरेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं अबाउट बी डीएनए जो कि ह्यूमन डीएनए, लेकिन शारगैफ के जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सली सारे डीएनए जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए के ऊपर भी ये रूल जो है ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है कि शारगैफ के रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन ऑल डीएनए, है ना. जितने भी डीएनए हैं, हमें जितने भी डीएनए पता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए हमें पता है, वो सब डीएनए के अंदर शारगैफ के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं. बट जो हमारे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हम पढ़ते हैं उसके बारे में जो चीजें हम पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल है? ह्यूमन डीएनए के ऊपर एप्लीकेबल है. चलो, तो शारगैफ के रूल में हम मेजरली क्या बात कर रहे हैं? इसके रूल में हम बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमीन, अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन. एडेनिन और थाइमीन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. जो गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है. इसके बाद हम आ रहे हैं कि A प्लस जी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स की हम बात कर रहे हैं. तो प्यूरिन्स जितने भी हैं वो प्यूरिन्स उसकी जो अमाउंट है वो इक्विवेलेंट है टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन्स. तो पिरिमिडिन्स जितने भी हैं और प्यूरिन्स जितने भी हैं उनका अमाउंट जो है वो इक्वल होता है. एक और चीज इसमें हम बात करते हैं, A प्लस टी बाई जी प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये भी एक चीज आती है, कभी कभार आप हो सकता है पढ़ो, इसको हम 1 मान के चलते हैं बट ये
एक्चुअली में है कांस्टेंट। 1 जो हम मान रहे हैं, है ना, 1 की वैल्यू जो हम मान रहे हैं, दिस इज फॉर ह्यूमंस ओनली, सिर्फ ह्यूमंस के लिए ये वैल्यू जो है ये 1 है। तो आपको इस बारे में भी आप याद रख सकते हो कि a प्लस टी इज ऑल्सो इक्वल टू g प्लस सी ओनली विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। नीट के ट्रिक एक छोटा सा है जहां पे हम बोलते हैं कि जीसी कंटेंट अगर एक डीएनए में ज्यादा है तो वो डीएनए जो है स्टेबल ज्यादा होगा, है ना। रीजन क्या है कि जीसी कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर उसमें ज्यादा होगी यानी उस डीएनए को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी वो स्टेबल है, वो ज्यादा देर तक ठीक रह सकता है ना। तो दैट्स दैट। चलिए अब हम आते हैं टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसमें हम बात करेंगे ओनली अबाउट बी डीएनए। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है, जस्ट लाइक अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन जो हमने पढ़ा हुआ था। अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन भी राइट हैंडेड था, एवरी फोर्थ अमीनो एसिड पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा था, यहाँ पे भी ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है। 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होता है, आपने पढ़ा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसके अलावा इसका जो पिच है, पिच यानी ये आपका सोचो डीएनए है, ये डीएनए का जो एक राउंड है उसको हम पिच कहते हैं, है ना। तो पिच ऑफ द डीएनए इज हाउ मच 3.4 नैनोमीटर। इसके अलावा बेस पेयर्स पर टर्न में होते हैं 10, इसको आप अगर डिवाइड कर दो 3.4 डिवाइडेड बाय 10 ये हो जाता है 0.34, यानी 2 बेस पेयर्स के बीच में जो गैप है उसका मेजरमेंट कितना है 0.34 नैनोमीटर, विच इज डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। इसके अलावा पूरा जो स्ट्रक्चर है अपना, ये स्ट्रक्चर जो है ये हेल्ड है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, A प्लस टी G प्लस सी, सबके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके अलावा शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है जो बाहर की तरफ होता है ना। अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो बाहर जो हम लाइनें ड्रॉ करें, जो लाइंस हम ड्रॉ करें वो क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और इसके अंदर जो हम डैश ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो क्या है, वो है हमारे बेस पेयर्स। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्योंकि वो पोलार हैं और क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक हैं, इसकी वजह से क्या होता है हम इनको बाहर रखते हैं। बेसिस क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये बताया नहीं जाता, बट आपको समझना है कि बेस को क्यों हमने अंदर की तरफ रखा हुआ है। बेस को हमने इसीलिए अंदर की तरफ रखा हुआ है क्योंकि बेस हाइड्रोफोबिक है, उन्हें पानी से बिल्कुल भी प्यार नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं टू टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होती है, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए, है ना। तो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है हमारे पास। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए है। ये क्या करता है, ये जेनेटिक कोड कैरी करता है। जेनेटिक कोड यानी जो भी हमारे डीएनए में है वो कैरी फॉरवर्ड होगा फ्रॉम वन पेरेंट टू द अदर ऑफस्प्रिंग। इसके कैरी को, इस कोड इन द फॉर्म ऑफ कोड्स जो ये कैरी फॉरवर्ड होता है इंफॉर्मेशन, इसको को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड, जो आपने पढ़ा हुआ है, कोडॉन्स आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो चीज है इसको हम एमआरएनए के थ्रू जो है ये प्रोटीन में जाके फिर से कन्वर्ट होता है। इसके बाद हम आ रहे हैं टू टीआरएनए। टीआरएनए जो है ट्रांसफर आरएनए, नाम में इसका क्या फंक्शन है ये हमें पता चल रहा है। तो ट्रांसफर आरएनए में हम मेजरली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए में जब आपने ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा, ट्रांसफर आरएनए में हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए में जो भी हमारा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन के दौरान हमें पहुंचाना है फ्रॉम प्रोटीन, जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है एक के बाद एक, तो प्रोटीन को हमें लेके आना है, एक एक अमीनो एसिड को लेके आना है, प्रोटीन के साथ अटैच करना है। तो ये जो लेके आना और अटैच करने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और इसी प्रोसेस में टीआरएनए जो है अमीनो एसिड को लेके आता है, तो अमीनो एसिड के ट्रांसफर के प्रोसेस को टीआरएनए कर रहा है, इसलिए उसका नाम भी ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आरआरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए। ये जो है ये कैटालिटिक कंपोनेंट है हमारे राइबोसोम से, ये आपने पढ़ा हुआ है, इन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसमें आप पढ़ते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएनए जो मोस्ट अबंडेंट है, ये इसका वैल्यू आपको याद रखना है कि 80% तक आरएनए जो है, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ आरएनए है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी या फिर आप ले सकते हो इनसाइड द सेल, वो होता है आरआरएनए। सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है, टीआरएनए। उसका जो शेप है वो कैसा होता है, क्लोवर लीफ। ये अपने सब ये सब चीजें आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हो, जस्ट ब्रश अप, ठीक। इसके बाद हम आ रहे हैं टू एंजाइम्स। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एंजाइम्स जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। कैटलिस्ट जो है एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को वो फास्टन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज
अपॉन इटसेल्फ। सेम थिंग्स एंजाइम्स करते हैं, बट क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर करते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है ये सारे मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, एक्सेप्शन है राइबोजाइम्स। अब क्योंकि एक्सेप्शन में आ रहा है, यानी ये एक अच्छा क्वेश्चन है बनने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आ रहे हैं टू प्रॉपर्टीज। एंजाइम्स जो हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा नॉट कंज्यूम्ड, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन ये खर्च नहीं हो जाते हैं। टाइनी अमाउंट्स होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में हमको इसको डालना पड़ता है, ज्यादा चाहिए नहीं होता है। सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, तभी ये ढंग से काम करेंगे, अदरवाइज ये ढंग से काम नहीं करेंगे। रिवर्सिबल होता है, यानी कोई भी अगर रिएक्शन एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे हैं तो वो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो सकता है। अब हर एक एंजाइम के पास होता है एक एक्टिव साइट जहां पे सबस्ट्रेट आके बैठती है और फिर सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है टू प्रोडक्ट। इस एक्टिव साइट में आपको दो तरीके के कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक आपको मिलता है बाइंडिंग साइट, एक आपको मिलता है कैटलिटिक साइट, है ना। जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पे आके ये बैठता है, जो कैटलिटिक साइट है ये कैटालिसिस, जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है उसको करवाता है। अब हम आ रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने कुछ कुछ थियरीज बताए थे कि अच्छा एंजाइम ऐसे काम करता है, एंजाइम ऐसे काम करता है। तो फर्स्ट जो हमारा था वो था लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये सारे हाइपोथेसिस है, थियरीज नहीं है, यानी इसको ये प्रूव नहीं कर पाए थे, है ना। पहले साइंस में जैसे होता है, पहले जैसे कि आपने इसमें पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले बिल पास होता है, बिल अगर पास हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, वो एक्ट बनता है। सेम थिंग इन साइंटिफिक वर्ल्ड, पहले हम हाइपोथेसाइज करते कि अच्छा ऐसा हो सकता है, फिर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करता है, फिर एक दो जन और भी आएंगे और सेम एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करेंगे, फिर बहुत सारे लोग अगर उस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट कर पा रहे हैं, देन वी आर सेइंग कि वो एक थियरी है, अदरवाइज वो क्या रह जाएगा, हाइपोथेसिस। सो एमिल फिशर का जो ये लॉक-इन की हाइपोथेसिस था, जो इन्होंने 1894 में दिया था, इस हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या कहा था कि एक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो एक लॉक जैसा है और उसके स्पेसिफिक शेप वाला सबस्ट्रेट ही उसके अंदर आके बैठ सकता है, यानी स्पेसिफिक लॉक के अंदर स्पेसिफिक की ही जाएगा, दूसरा की उस लॉक को खोल नहीं पाएगा। ठीक है, दिस वाज टोल्ड बाय एमिल फिशर। ठीक, उसके बाद इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस आया जो कॉशलैंड ने दिया था, कॉशलैंड ने इन 1958। इस टाइम पे इन्होंने एमिल फिशर को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट किया और उन्होंने क्या कहा कि जो आपका एक्टिव साइट है उसका शेप चेंज हो सकता है। कब हो सकता है, अगर सबस्ट्रेट आता है और सबस्ट्रेट बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है तो उस सबस्ट्रेट के हिसाब से एक्टिव साइट जो है अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर लेता है टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट, है ना। इंड्यूस्ड फिट, यानी वो आया और उसने अपने फिटिंग को इंड्यूस किया। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर्स है, फैक्टर्स के ग्राफ्स वगैरह आपको याद होंगे, फैक्टर्स के ऐसे ग्राफ्स होते हैं, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर का सेम ग्राफ है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का कुछ ऐसे ग्राफ है, आपको याद होगा, ये आपने किया हुआ है। एंड देन माइकलिस मेंटेन, केएम वैल्यू, ये आपने किया है ना। केएम वैल्यू क्या होता है, वैसे तो एस वैल्यू का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। केएम वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, केएम इज इक्वल टू एस। कब केएम इज इक्वल टू एस, व्हेन वी इज इक्वल टू वी मैक्स बाय 2, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये एक इसका पूरा एक आप कह सकते हो काइंड ऑफ प्रूफ, एक प्रूफ होता है, वो भी आपको कराया होगा आपने जहां से भी पढ़ाई करी होगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें याद रखना। इसके बाद हम आ रहे हैं जो एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन में मेजरली एनसीईआरटी ने फोकस किया है ऑन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव पे उतना नहीं है, फीडबैक पे थोड़ा सा है ना। फीडबैक भी उतना नहीं है, आप कह सकते हो, कॉम्पिटिटिव ज्यादा। कॉम्पिटिटिव क्या होता है, जहां पे सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर लुक अलाइक, है ना। उनका जो एक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग करने वाला जो पोर्शन होता है वो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का काइंड ऑफ सेम होता है, जिस वजह से वो आके सेम एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, एक एंजाइम है जो आपने टीसीए साइकिल में पढ़ा होगा। ये एंजाइम जो है इट वर्क्स ऑन सक्सिनेट, क्योंकि वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज उसके नाम में ही है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो सक्सिनेट का जो स्ट्रक्चर है लुक्स लाइक मैलोनेट, है ना। ये भी आप करते हो इन डिटेल, अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है ना, मेन जिस्ट याद रखना है। तो सक्सिनेट एंड मैलोनेट, ये जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए मैलोनेट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर, क्योंकि वो सक्सिनेट जैसा रिजेंबल करने लगता है।
दूसरा क्या है, सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स जो है ये हम एंटीमाइक्रोबियल ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, जहां पे जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के लिए कंपीट नहीं करता विद द सबस्ट्रेट, वो किसके लिए कंपीट करता है, वो कंपीट करता है विथ आप कह सकते हो देयर इज अनदर साइट। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा एंजाइम है, ये उसका एक्टिव साइट, छोटा सा अलग सा भी साइट होगा जो कि जस्ट बिसाइड द एक्टिव साइट होगा, अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, इसके ऊपर इनहिबिटर बैठेगा और एंजाइम को रेंडर कर देगा, बिल्कुल भी वो अपना काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में एक तो आपको याद रखना है ये सारे एंजाइम के क्लासेस इन दिस सीक्वेंस, जो सीक्वेंस पे हमने लिखा हुआ है ना। आप देख सकते हो जिस सीक्वेंस पे हमने लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको इसको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, है ना। तो ये सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडोरिडक्टेज, है ना। सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडोरिडक्टेज, देखो सबसे पहले है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज के बाद है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज। सबसे पहले तो इन सब का एक एक इक्वेशन आता है एनसीईआरटी में या फिर कहीं पे भी आपने पढ़ा हो, तो वो उस इक्वेशन को आपका एकदम मतलब दिमाग में फोटोज होने चाहिए उस इक्वेशन की, ताकि वो इक्वेशन आए तो इमीडिएटली आप कह सको अच्छा ये तो इस एंजाइम का इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम में उसका मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन करेगा एंड रिडक्शन करेगा, ठीक है। ट्रांसफरेज कोई भी ग्रुप होगा उसको हमें ट्रांसफर करना होगा फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, तो वो एंजाइम जो है वो उसको करा देगा। हाइड्रोलेज यानी वो बॉन्ड ब्रेक करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसके बाद है लाइज, जहां पे वो अगेन बॉन्ड ब्रेक करेगा बट विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर। एक और चीज अगर आपने एनसीईआरटी में देखा हो तो लाइज एंड हाइड्रोलेज दोनों बॉन्ड ब्रेक करें, एक विद द हेल्प ऑफ वाटर, एक विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर, बट लाइज का जो एंड प्रोडक्ट है उसमें एक डबल बॉन्ड आता है ना। इस चीज को आप नोटिस करना, क्योंकि कभी कभार उसके इक्वेशंस में हो सकता है आप थोड़ी सी गड़बड़ कर दो। उसके बाद हमारे पास आइसोमरेज। आइसोमरेज जो है वो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस करता है। आइसोमराइजेशन आपको पता है आइसोमर्स क्या होता है, अपने वेराइटीज ऑफ आइसोमर्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, है ना, एपीमर्स ये सब, एनोमेरिक कार्बन ये। उसके बाद हमारे पास है लाइगेज। लाइगेज जो है डीएनए लाइगेज बड़ा फेमस है, आपने बायोटेक में पढ़ा होगा, आपने मॉल बायो में पढ़ा होगा। लाइगेज जो है वो बॉन्ड को बनाते हैं और इसमें एटीपी का खर्च होता है, इट यूजेस एनर्जी, ठीक है। तो इसको हमें सीक्वेंस में याद रखना है। क्यों सीक्वेंस में याद रखें, क्योंकि ईसी नंबर का एक क्वेश्चन आता है जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है किसी एंजाइम का ईसी नंबर दे दिया जाता है, ईसी नंबर, है ना। ये 5 डिजिट का एक नंबर होता है, इसका फर्स्ट नंबर जो है आपको याद रखना होता है और उस नंबर के फॉर एग्जांपल 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 1 3 2, सोचो ये एक एंजाइम का इसी नंबर है, तो 4 आपको याद रखना है। फोर्थ पोजीशन में कौन है, लाइज, यानी ये एंजाइम क्या है, लाइज, ठीक है। इसके बाद हमारे हैं जो कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम, इसमें भी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, प्रोस्टेरिक ग्रुप वगैरह आपको डिटेल में करना है ना। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं मोस्टली, इसके अलावा प्रोस्टेरिक ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। इसमें जिंक आ गया। जिंक के अलावा आपको जिंक जो है ज्यादा याद रखना है इसलिए क्योंकि ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी आप कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हो। इसके अलावा आपको कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बारे में याद रखना है, विच इज अगेन एन एंजाइम, जो कि आपके समरी वाले सेक्शन में लास्ट पेज में दिया हुआ है। इसके अलावा क्लोराइड के बारे में याद रखना है जो कि सलाइवरी अमाइलेज का होता है कोफैक्टर, है ना। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हम आ रहे हैं कि देखो यहाँ पे ये है हमारा आयरन इन हीमोग्लोबिन। आयरन इन हीमोग्लोबिन ये भी हमारे कोफैक्टर्स के अंदर ही आता है। इसके बाद हमारे हैं जो कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ऑफन जो है ये विटामिन एंड मिनरल्स से हम इसको डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल NAD आपने बहुत जगह पे यूज किया, ग्लाइकोलाइसिस में भी यूज करते हो, डीसी साइकिल में भी यूज करते हो। तो NAD जो है ये विटामिन B3 से बनता है। FAD ये आप डीसी साइकिल में यूज करते हो। FAD जो है विटामिन B2 से आप बनाते हो। इसके बाद हमें एक टर्म याद रखना है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब क्या होता है, होलो एंजाइम मतलब इफेक्टिव एंजाइम। इफेक्टिव यानी जो काम कर रहा है उसको हम होलो एंजाइम कहेंगे। होलो एंजाइम जो है वो 2 पार्ट से बने हुए हैं, एक है हमारा एपो एंजाइम, एक है हमारा कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो है ये प्रोटीन होता है और कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है ना। तो आपको याद रखना है होलो एंजाइम यानी होल, वैसे तो W से स्टार्ट नहीं हो रहा है, H से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी होलो एंजाइम यानी होल, पूरे एंजाइम, है ना, जब जो कि फुल्ली फंक्शनल एंजाइम है उसको हम होलो एंजाइम कह रहे हैं। और इसको ये किस चीज से बना होता है, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो हमने ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। अब देखो बेटा सिर्फ हमने ओवरव्यू किया है, रीजन बीइंग कि अभी टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, तो इस टाइम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। क्वेश्चंस करो बेटा,
क्वेश्चंस जब तक आप नहीं करोगे ना, आपको अपना वीकनेस पता ही नहीं चलेगा। इस टाइम पे क्वेश्चंस के अलावा आपको थियरी देखो, आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक बार नीट का एग्जाम दे चुके हो, वो लीक हो गया था, बट दैट्स देयर, है ना? तो आपको थियरी पढ़ने की इस टाइम पे जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करें, और क्वेश्चंस में जहां जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, सिर्फ वो पोर्शंस कर लो। पूरा दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्टिंग से पढ़ने बैठोगे, then you will not be able to cope with the amount of syllabus that will be pending for you. So it is very important कि आप इस टाइम पे क्वेश्चंस करें, ओवरव्यू ले लें। हर एक चैप्टर पे अगर आप थियरी भी पढ़ रहे हो, तो एक चैप्टर पे 10 या 15 मिनट से ज्यादा आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना? थियरी देखने के लिए मैं कह रही हूँ, क्वेश्चंस के लिए इट्स ओके। थियरी के लिए आप चाहे तो बेस्ट इज यू गिव टेस्ट, है ना? इस टाइम पे आपको जाके ऑफलाइन सेंटर्स पे टेस्ट देना चाहिए, अपने मार्क्स देखने चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंगली यू शुड मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा थियरी आप स्टार्टिंग से एंड तक दोबारा दोबारा पढ़ो। दिस इज नॉट द टाइम टू डू इट। आई एम सेइंग इट कंटिन्यूअसली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। समझो इस चीज को, है ना? चलिए,